Hello everyone. So this is the part number 5 for our winding up chapter. Parts 1 to 4 have already been uploaded, and if you want to view those, आपको links मिल जाएंगी in the description. So let's start. Section 287 हमारा next है. We have to deal with another committee. इससे पहले 2 committees we have already dealt. That was winding up committee and there was a sale committee जिसकी हम comparison अभी करेंगे once we are through with the advisory committee. So section 287 which deals with advisory committee, the tribunal may पे focus करो, shall नहीं है, may. While passing an order of winding up of a company, direct that there shall be an advisory committee to advise the company liquidator and to report to the tribunal on such matters as the tribunal may direct. So अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि we want certain communications and we want a committee to advise the company liquidator, as the name suggests, advisory मतलब advice करेगी to the company liquidator, then tribunal has the option while passing the winding up order, it will say एक winding up एक अपनी advisory committee भी बनेगी. Now comes the question, sir, इसके अंदर कितने जने होंगे और कौन कौन होएगा? How many people and who are those people? So ये हमारा question बनता है how many members and who. आंसर है max to max 12 people. मैक्स टू मैक्स 12 पीपल. और वो 12 कौन होंगे? क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटरीज और सच अदर पर्सन इन सच प्रोपोर्शन एज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट. सो बेसिकली ट्रिब्यूनल के हिसाब से चलेगा, लेकिन हमारा नंबर फिक्स हो चुका है, दैट इज मैक्सिमम 12. नाउ कंपनी लिक्विडेटर, अब वो सिलेक्ट करने के लिए टू सिलेक्ट द पीपल एक मीटिंग बुलाई जाएगी कंपनी लिक्विडेटर के थ्रू. Company liquidator shall convene a meeting of the creditors and contributories for enabling the tribunal to determine who may be the members of the advisory committee. ध्यान से समझ लो, the tribunal while passing the winding up order is directing that advisory committee shall be made. लेकिन advisory committee में कौन कौन होगा ये देखने के लिए कंपनी लिक्विडेटर एक मीटिंग बुलाएगा. कंपनी लिक्विडेटर एक मीटिंग बुलाएगा कितने टाइम में? विद इन 30 days ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर. एंड आउट ऑफ द मीटिंग जो जो जने आए होंगे, ट्रिब्यूनल विल डिसाइड ओके वी वांट दीज पीपल. कितने होंगे वो? मैक्स टू मैक्स 12, राइट. इस कमिटी के राइट्स क्या होंगे? इट हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी व्हिच आर अंडर लिक्विडेशन एट अ रीजनेबल टाइम. दिस इज वेरी नॉर्मल. एंड हु शैल चेयर द मीटिंग्स? चेयरपर्सन कौन होएगा? कंपनी लिक्विडेटर. कंपनी लिक्विडेटर, जैसे हमने पढ़ा था कन्वीनर ऑफ द मीटिंग्स वाइंडिंग अप कमिटी में, वहां पे भी कंपनी लिक्विडेटर था, यही यहाँ पे भी जैसे हु शैल चेयर द मीटिंग्स, आंसर इज सेम, द कंपनी लिक्विडेटर. नाउ लेट्स क्विकली कंपेयर इट विद द वाइंडिंग अप कमिटी एंड सेल कमिटी. एक छोटा सा यहाँ पे मैंने समरी बना दिया है. वाइंडिंग अप कमिटी क्या होती थी? मैंडेटरी. सेल कमिटी क्या होती थी? ऑप्शनल. और हमारी ये वाली कमिटी एडवाइजरी कमिटी क्या हो चुकी है? ऑप्शनल, क्योंकि वर्ड यूज्ड इज मे नॉट शल. इसके अंदर कितने जने होते थे? सेल कमिटी के और कोई भी डिटेल्स हमने नहीं पढ़े थे, सब कुछ डिपेंड करता था ट्रिब्यूनल पे. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ट्रिब्यूनल, कि उसको लगेगा तो वो बनाएंगे जितने भी बंदे चाहिए. और कौन कौन होंगे? एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ट्रिब्यूनल. बट इन वाइंडिंग अप कमिटी हमने 3 जनों के बारे में बात पढ़ी थी. इफ यू रिमेंबर वी हैड अ डायग्राम. 3 हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई थी ऑफ द पर्संस. तो वो 3 पर्संस कौन कौन थे? क्विकली रिवाइज करो मेरे साथ, ट्राई करो, बिना देखे बोल रहे हो. ऑफिशियल लिक्विडेटर. ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है? एक पब्लिक पोस्ट होती है, बताया था. नॉमिनी ऑफ नॉमिनी ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अनसिक्योर्ड का कोई बात नहीं होती थी. नॉमिनी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर. एंड थर्ड, अ प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल. तो ये 3 आपको याद होंगे. और इन तीनों का कन्वीनर कौन होता था? अगेन द कंपनी लिक्विडेटर, राइट. अब इसके लिए वाइंडिंग अप कमिटी के लिए एप्लीकेशन जाती थी, हमारा कंपनी लिक्विडेटर का एप्लीकेशन फाइल करता था विद इन 3 वीक्स ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर. ये आई होप आपको याद है, ये जस्ट एक रिवीजन पर्पस के लिए था. नाउ लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 292, एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी लिक्विडेटर्स पावर. कंपनी लिक्विडेटर, ये CL इज नॉट अ शॉर्ट फॉर्म विच इज ऑफिशियली यूज. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इजी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए यूज किया है. इन द एग्जाम यू हैव टू यूज द फुल फॉर्म्स ओनली. द कंपनी लिक्विडेटर टू हैव रिगार्ड टू एनी डायरेक्शंस गिवन बाय द creditors and contributories by resolution at any general meeting or advisory committee. मतलब obviously the creditors and contributories and advisory committee. Why am I using these words separately? Because all the creditors and contributories are not the part of advisory committee. Advisory committee is a subset of creditors and contributories because it involves max to max 12 members out of it, right? तो इन सबकी जो भी विशेष होंगी, इन सबकी कोई भी डायरेक्शंस होगी, उसको रिगार्ड दिया जाएगा बाय द कंपनी लिक्विडेटर. बट व्हाट इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन देम? अब इसका बिना आंसर देके लॉजिकली सोचो कि किसमें से क्या बना है. आउट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज एडवाइजरी कमिटी इज फॉर्म्ड. सो एडवाइजरी कमिटी इज अ सबसेट. हेंस इफ एनी कंफ्लिक्ट इज देयर, हम तो मेन वालों की बात मारेंगे. एंड हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज का जो भी डिसीजन रहेगा, इट शैल ओवरराइड, देयर डिसीजन शैल ओवरराइड द एडवाइजरी कमिटी इफ देयर इज एनी conflict between them.
right? Now the company liquidator will summon the meetings of the creditors and contributors to understand what are their wishes. अब वो कब करेगा, उसको करना ही पड़ेगा, और कब वो कर सकता है. So if you see the words may and shall, तो देखते हैं. He may summon the meetings whenever he thinks fit for the purpose of ascertaining the wishes. मतलब ये जब उसका मन करेगा, ये जब उसका मन करेगा. And he shall मतलब mandatory. shall मतलब वर्ड आ चुका है, इसका मतलब है कि मैंडेटरी हो चुका है उसके लिए करना. When देखते हैं, he shall summon such meetings at such time as they may by resolution direct. अगर उन्होंने resolution पास कर दिया, then CL company liquidator has to summon the meetings. And अलग केस, सेकंड केस क्या है, if whenever requested in writing to do so by not less than 1/10th in value of the creditors or contributors as the case may be. जो भी वो अपनी मीटिंग में 1/10th तरीके से 1/10th in value से रिक्वेस्ट कर दे राइटिंग के अंडर, then also it shall the company liquidator shall keep the meetings, shall summon the meetings, right? तो इन दोनों में से अगर कोई केस बन जाता है, इन दोनों में से अगर कोई केस बन जाता है तो shall, नहीं तो may. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. 295 अगेन ये एक सेट ऑफ का ही क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक ज़्यादा नहीं पूछा गया है बट मैंने डाल दिया था. सिंपल समझ लो कि अगर अनलिमिटेड कंपनी हुई, सारी की सारी लाइबिलिटीज अगर उसकी अनलिमिटेड हुई कॉन्ट्रीब्यूटरीज के लिए, तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज को जो हम सेट ऑफ अलाउ करेंगे, वो सेट ऑफ सिर्फ वो अलाउ करेंगे दैट इज ऑन एनी इंडिपेंडेंट डीलिंग. पहले अनलिमिटेड का पढ़ो. Allow to the contributory by way of set off any money due to him or the estate which he represents from the company on any independent dealing or contract, but not on any money due as a member of the company in respect of any dividend or profit. सर इसका लॉजिक क्या बना सकते हैं हम टू अंडरस्टैंड रादर देन जस्ट उसको रट्टा मारने के सिवाय. जब सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बिकॉज द कंपनी इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कंपनी की फॉर्म में बनी गई है, तो हम कह रहे हैं कि भाई तेरा कल से हो सकता है घर से भी पैसा लेके आना पड़ जाए तेरे को, बिकॉज योर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. सो when anything is due to you as a dividend or profit because you are a member, तो वो हम अभी सेट ऑफ अलाउ नहीं करते, सारा हिसाब किताब हो जाने दो. बट इफ देयर इज एनी इंडिपेंडेंट डीलिंग, वो हम अलाउ कर देंगे, वो हम अलाउ कर देंगे, राइट? अगर कंपनी लिमिटेड हुई तो, अगर कंपनी लिमिटेड हुई तो ये वाला प्रोविजन लगेगा ही नहीं, अनलेस इफ एनी डायरेक्टर और मैनेजर जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, राइट? अगर किसी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो उसको हम ये वाला सेट ऑफ, सच सेट ऑफ मतलब नीचे में एरो बना दिया, अनलिमिटेड जैसा अलाउ कर देंगे, वरना फिर नॉर्मल सेट ऑफ अलाउ हो ही जाएगा. लेकिन अगर किसी की अनलिमिटेड है तो उसको ऐसा वाला सेट ऑफ अलाउ करेंगे, डिविडेंड प्रॉफिट को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वाला, राइट? तो ये सेट ऑफ थोड़ा छोटा सा पॉइंट है. लेकिन इफ रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट लाइबिलिटी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, अगर सारे के सारे क्रेडिटर्स की पेमेंट पूरी की पूरी हो चुकी है, set off in case of a company whether limited or unlimited when all the creditors have been paid in full, then set off allow कर दो any money due on any account whatever to a contributory from company may be allowed to him by way of set off against any subsequent call. इसके अंदर हमने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, इसके अंदर हमने कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी सेग्रीगेशंस नहीं लगाई. क्यों? बिकॉज सारी की सारी पेमेंट तो क्रेडिटर्स को हो ही चुकी है, आप सेट ऑफ अलाउ कर दो, राइट? नेक्स्ट सेक्शन 301 मई 19 में इसके ऊपर एक सवाल आ रखा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. सेक्शन नंबर 301, अरेस्ट ऑफ पर्सन ट्राइंग टू लीव इंडिया और एब्सकॉन्ड. अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं वाइंडिंग अप के कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा, वो एक लास्ट पार्ट में बनाऊंगा. अभी मेरे साथ साथ जस्ट कवर द प्रोविजंस विद मी, एट द एंड वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस आल्सो, जो जो मुझे लगता है रेलेवेंट होंगे, और छोटे फॉर्म में करेंगे, 10 to 15 मिनट्स ही लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. बट देयर आर सम क्वेश्चंस विच आई फील कि आपको मेरे साथ ही करने चाहिए, तो वो भी मैं एक पार्ट में डाल दूंगा अलग से, राइट? लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द प्रोविजंस पार्ट. अब देखो एब्सकॉन्ड वाली बात और अरेस्ट वाली बात कैसे होने वाली है. एट एनी टाइम इधर बिफोर और आफ्टर पासिंग अ वाइंडिंग अप ऑर्डर, मतलब वाइंडिंग अप ऑर्डर से एज सच लिंक नहीं है. एनी टाइम बिफोर भी हम कवर कर रहे हैं, इसका मतलब वाइंडिंग अप ऑर्डर से एज सच कोई लिंक नहीं है. ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो चुकी है, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो चुकी है दैट a contributory or a person having property accounts or papers of the company in his possession is about to leave India, छोड़ के जा रहा है, और otherwise abscond, abscond मतलब गायब होने वाला है, और is about to remove or conceal any of his property for the purpose of evading payment of calls. उसको कुछ calls पे करने हैं, हमने सारा पढ़ा था ना contributory वाला, हमने सारा पढ़ा था ना, contributory has to pay calls to the extent of the unpaid liability, उसका जो भी shares पे unpaid amount होएगा उसके respect में, and if he is going to conceal any of his property or remove the property, जिसका पर्पस क्या है, evading the payment of calls or to avoid examination respecting the affairs of the company, वो एग्जामिनेशन से बचने के लिए भागने वाला है,
देन द ट्रिब्यूनल मे कॉज, ट्रिब्यूनल के हाथ में पावर है, वो क्या क्या कर सकती है, द कॉन्ट्रीब्यूटरी टू बी डिटेन्ड, रोक लिया जाएगा उसको, डिटेन कर लिया जाएगा अंडर द अथॉरिटी अंटिल सच टाइम एज द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर एंड हिज बुक्स एंड पेपर्स एंड मूवेबल प्रॉपर्टी बी सीज्ड एंड सेफली केप्ट अंटिल सच टाइम एज द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर। इस पूरे के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन आया है वहां पे आपको मेन फोकस करना है कि ट्रिब्यूनल का सेटिस्फाई होना जरूरी है, मियर एलिगेशंस और मियर क्लेम्स आर नॉट नेसेसरी। ये वाली जो बात है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ट्रिब्यूनल का सेटिस्फाई होना जरूरी है कि ये काम होने वाले हैं। अगर ये काम होने वाले हैं तो ट्रिब्यूनल ये वाले ऑर्डर पास कर देगा। टाइम लिमिट के ऊपर ज्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज इट इज ईदर बिफोर और आफ्टर पासिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट वाले में हम 326 और 327 को स्टार्ट करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सो आई वुड एडवाइज कि पार्ट नंबर 1 to 5 एक बार आप अपने साइड से फिर से रिवाइज करके रख लो बिकॉज टुमारोज पार्ट में हम थोड़ा सा प्रॉपर कंसेप्चुअल चीजें करने वाले हैं बिकॉज दोज आर quite good in terms of weightage and in terms of concept, right? So this was part 5 for today.